नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सकुशल होंगे और अच्छे होंगे। प्रिय व्यूअर्स, मैं विपिन कुमार दृष्टि द एम चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज से आप लोगों के लिए एक और सीरीज लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस सीरीज का नाम होगा IAS PCS प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस क्विज प्रैक्टिस। दोस्तों, इस सीरीज को लाने का मेरा मकसद आप लोगों को UPSC और स्टेट PCS की कठिन प्रकृति को बताना है और उनके स्वरूप से आप लोगों को वाकिफ़ कराना है। साथ ही यह भी बताना है कि इस तरह के एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को सोल्व करने का सटीक तरीका क्या होना चाहिए और इस तरह के प्रश्न में विद्यमान सबसे बड़ी चुनौती जो होती है वो है कठिन शब्दावलियाँ एवं तथ्यों का विश्लेषण, जिसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप क्वेश्चंस का जवाब देते वक्त सभी जानकारी को अपने पास रखने के बावजूद आंसर गलत टिक कर देंगे। इसलिए इस सीरीज के तहत मैं आप लोगों को इस त्रुटि से बचने का तरीका बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह सेशन और यह सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा और जो प्रॉब्लम इस तरह के एग्जाम में आती है उनसे बहुत हद तक आप लोगों को निजात मिल जाएगा। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, किंतु इनसे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं इस तरह का वीडियो जब भी लाऊं तो आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और इसका लाभ आप लोग उठा सकें। साथ ही अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज के सेशन के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। दूसरा है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। तीसरा है, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उनके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है या है? केवल 1, 3, केवल 2, केवल 2, 3, केवल 1, 2, 3 सभी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस क्वेश्चंस का उत्तर देने के लिए अगर आपको ऑप्शन 3 के बारे में पता है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि अगर ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा तो सीधा सा बात है इसका आंसर ऑप्शन B सही होगा, क्योंकि ऑप्शन इनमें कहीं भी 1, 2 नहीं है, अर्थात केवल 2 ही सही है और इसका आंसर वास्तविकता में भी 2 ही है, क्योंकि ऑप्शन 3 गलत है और 1 भी गलत है। आइए ये ऑप्शन 1 और 3 गलत क्यों है इसको विश्लेषण के माध्यम से समझते हैं। पहली लोकसभा में कांग्रेस के बाद निर्दलीय सांसदों की सबसे ज़्यादा संख्या थी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि पहली लोकसभा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, ना कि स्वतंत्र पार्टी, इसलिए कथन 1 गलत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पद को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई, इस हिसाब से ऑप्शन 2 सही है। किंतु आपको बता दें कि यहाँ एग्जामिनर का यह प्रश्न पूछने का मकसद ये नहीं होता है कि आपको यह पता हो कि नेता प्रतिपक्ष को मान्यता कब दी गई, लोकसभा, राज्यसभा या फिर संसद में, बल्कि यह है कि करंट के मुद्दा अर्थात करंट अफेयर से आप लोग कितना अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हाल के दिनों में नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो करंट अफेयर आज की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। अगला पॉइंट है कि संसद में विपक्षी नेता वेतन भत्ता
अधिनियम 1977 द्वारा नेता प्रतिपक्ष को संवैधानिक मान्यता दी गई। अर्थात 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता देने के बाद 1970 के कानून के द्वारा इसे संवैधानिक मान्यता भी दे दी गई। 1977 के इस कानून में लिखा है कि संसद के किसी भी सदन में नेता प्रतिपक्ष वह सदस्य होगा जिसे सदन में सरकार के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी की तरफ से नेता चुना जाएगा और जिसे सभापति या स्पीकर नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देगी। इसके अलावा इस अधिनियम में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित नहीं की गई है। इसे सभापति और स्पीकर के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया है। वर्तमान में परंपरा अनुसार विपक्ष के सबसे बड़े दल के पास सदन की कुल सदस्य संख्या के न्यूनतम 10% यानी 55 सदस्य होने चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन 3 गलत है, क्योंकि वहाँ 75 सदस्य की बात हुई है, न कि 55 की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरा है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों सही है। डी है न तो 1 न तो 2, कोई भी सही नहीं है। दोस्तों आपको बता दें, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है, क्योंकि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकता है, जबकि ऑप्शन 2 यहाँ गलत है। और यह गलत क्यों है, आइए इनको विश्लेषण में समझते हैं। 9वीं अनुसूची और अनुच्छेद 31B से संबंधित दोनों प्रावधानों को संविधान में जोड़ने का उद्देश्य भूमि सुधार संबंधी कानूनों के ऐसे प्रावधानों जिनसे मूल अधिकार का हनन होता है को न्यायिक समीक्षा से बचाना था। अर्थात 9वीं अनुसूची और 31B को संविधान में शामिल ही इसलिए किया गया था ताकि तत्कालीन समय में भूमि सुधार संबंधी जो कानून थी, अगर वह हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है तब भी उन पर जो है रोक नहीं लगाया जा सके। और इंदिरा गांधी उस समय में इस कानून को बहुत ही इस पर बल दी थी, क्योंकि उस समय में इनकी सख्त ज़रूरत थी उन्हें। अगला है, संविधान सर्वप्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची और अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया। अर्थात 9वीं अनुसूची और अनुच्छेद 31B को संविधान की पहली संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसे याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछ देता है कई बार। अगला है कि अनुच्छेद 31B कहता है कि 9वीं अनुसूची में शामिल किसी कानून, विनियम या उनके उपबंधों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वह भाग 3 के तहत किसी अधिकार को असंगत या उन्हें छीनता है। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में आपको इसको बताया है, वही चीज़ ये यहाँ भी कह रहा है। अगला है कि अर्थात कोई कानून यदि किसी मूल अधिकारों को छीनता है तो उस स्थिति में भी न्यायालय इसकी समीक्षा नहीं कर सकता है। अगला है कि इसके अलावा अगर कोई न्यायालय इस संबंध में प्रतिकूल निर्णय देता है तब भी वे लागू रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि I.R. क्विल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य वाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करने की स्थिति में 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा संभव है। इसलिए कथन 2 गलत है इस हिसाब से भी, क्योंकि वहाँ लिखा है कि न्यायिक समीक्षा संभव है ही नहीं। अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 31B के तहत 9वीं अनुसूची में किसी कानून को शामिल किए जाने की संसद की शक्ति असंवैधानिक नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अर्थात 9वीं अनुसूची में संसद कोई भी कानून को शामिल कर सकता है, इसलिए कथन 1 सही है। इसके बाद है कि अनुच्छेद 31B कहता है कि किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी कानून लागू रहेंगे, यानी निर्णय दिया जा सकता है। अर्थात इस हिसाब से भी देखा जाए तो ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि उनमें लिखा है कि निर्णय नहीं किया जा सकता। अतः सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और संविधान दोनों की नज़रों से देखा जाए तो दूसरा कथन गलत सिद्ध होता है। आइए इस सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। दोस्तों इसका ऑप्शन है सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति,
दूसरा है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, तीसरा नियम समिति और चौथा कार्य सलाहकार समिति। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर शब्दावली पर ध्यान देकर आसानी से किया जा सकता है। अधीनस्थ विधान कार्यपालिका द्वारा किसी कानून के तहत नियम, उपनियम, उपविधि, विनियम और आदेश जारी करने को कहा जाता है। आपको बता दें कि अधीनस्थ विधान पर निगरानी के लिए संसद के दोनों सदनों में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति अस्तित्व में है। विधायिका की पूर्वानुमति के बिना भी कार्यपालिका अधीनस्थ विधान बना सकती है, परंतु इसकी सूचना बाद में संसद या विधानमंडल को दे दी जाती है। अर्थात आपको पता होगा कि हमारे यहाँ संविधान में कानून बनाने की शक्ति या तो संसद को है या राज्य में विधानमंडल को, किंतु इनके बावजूद भी केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल अध्यादेश के माध्यम से कानून बना सकता है और बाद में इसकी सूचना संसद को या विधानमंडल को देना होता है। जैसा कि हाल के दिनों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कश्मीर के मुद्दों पर अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के संदर्भ में समझा जा सकता है, जिसे अध्यादेश द्वारा राष्ट्रपति कानून बनाकर अवैध घोषित कर दिया और इसकी सूचना बाद में संसद को दी गई। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति दोनों सदनों में इसकी संख्या 15 है। लोकसभा स्पीकर तथा राज्यसभा में सभापति द्वारा इसे नामित किया जाता है। अर्थात अधीनस्थ विधान संबंधी समिति में सदस्यों की संख्या दोनों सभा में, लोकसभा और राज्यसभा में 15-15 है और लोकसभा में इसका अध्यक्ष स्पीकर होता है, राज्यसभा में सभापति होता है और इसी के द्वारा इस सदस्य की नामित किया जाता है। अगला है कि सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति। संसद में सरकार के आश्वासन, वादे और कार्यक्रम की जांच हेतु दोनों सदनों में एक समिति अस्तित्व में होती है, जिसे सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति कहते हैं। आपको बता दें कि इसकी सदस्य संख्या लोकसभा में 15 है जबकि राज्यसभा में 10 है। इसके अलावा अगला है नियम समिति। आपको बताते चलें कि संसद के दोनों सदनों में कार्य और उनकी प्रक्रिया पर विचार करने हेतु भी एक समिति होती है, जिसे नियम समिति के नाम से जाना जाता है। इसमें सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 16 होती है। लोकसभा में स्पीकर जबकि राज्यसभा में सभापति नियम समिति के अध्यक्ष होते हैं। कार्य सलाहकार समिति दोनों सदनों में सरकार के कार्यों पर चर्चा का समय निर्धारित करने हेतु सिफारिश देने का काम करता है। आइए आगे का विश्लेषण देखते हैं। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, सॉरी दोस्तों ये रिपीट हो गया है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शिक्षा का अधिकार RT राइट टू एजुकेशन अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता होना आवश्यक है। दूसरा है, RTE अधिनियम राइट टू एजुकेशन अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात NCTE के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तीसरा है, भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षण संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2, केवल 2, 1 और 3, केवल 3। दोस्तों आपको बता दें कि इसका उत्तर होगा केवल 2 अर्थात ऑप्शन बी। ऑप्शन 1 और 3 गलत क्यों है, इसे विश्लेषण में जानते हैं। ऐसे सवालों को बड़ी सावधानी से और तभी सोल्व करना चाहिए जब आपको सभी या कम से कम 2 कथनों के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो। पहले और दूसरे कथन को देखें तो आपस में कॉन्ट्राडिक्शन अर्थात विरोधाभास नजर आता है। NCTE ने 2010 में अध्यापकों की योग्यता परीक्षण के लिए कुछ दिशा निर्देश तैयार किए थे, इसलिए कथन 2 सही है। और ऐसे भी इन कथन 1 और 2 में
विरोधाभास है, अर्थात अगर 2 सही होगा तो 1 गलत हो जाएगा और 1 सही होगा तो 2 गलत होना तय है। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ कथन 2 सही है और 1 और 3 गलत है। आइए आगे का विश्लेषण देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद का उल्लेख कहीं नहीं है, इसलिए कथन 1 गलत है। आगे है कि कानून के अनुसार राइट टू एजुकेशन अधिनियम के अनुसार शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा शक्ति प्राप्त किसी प्राधिकरण द्वारा तय किया जाएगा, इसलिए कथन 1 गलत है। तीसरा है कि तीसरा कथन है कि 90% जो अध्यापन संस्थान है वो सरकारी है, अर्थात राज्य के अधीन है, जबकि इसका बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि 90% जो है शिक्षण संस्थान वो निजी हाथों में है, न कि सरकारी हाथों में, अर्थात यहाँ बिल्कुल उल्टा दिया गया है। आइए आज के सेशन का 5वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित पद टू स्टेट सॉल्यूशन देखने को मिलता है, यह किसकी गतिविधियों के संदर्भ में आता है? ऑप्शन ए चीन, बी इजराइल, सी इराक और डी यमन। आपको बता दें कि इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी इजराइल। आइए इसके विश्लेषण को जानते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से सीमाई विवाद है, जैसा कि आप सभी को पता है। सीमाई विवाद सुलझाने के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन को लाया गया था। टू स्टेट सॉल्यूशन के तहत दोनों देशों के बीच सीमाई विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई और एक स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना की गई। इजराइल को यहूदी बहुल और लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया। दोनों देशों के बीच सीमा और क्षेत्रीय विस्तार पर उचित फैसला नहीं हो पाया था, अर्थात इन देशों को 2 भागों में तो बांट दिया गया था, लेकिन कौन सा क्षेत्र किस का हिस्सा होगा इन पर उचित फैसला नहीं हो पाया था। संयुक्त राष्ट्र ने 2002 में यूएनएससी प्रस्ताव 1397 के जरिए पहली बार इसे मान्यता दी थी। आगे है दोनों देशों के मध्य विवाद निपटान के लिए हाल ही में अमेरिका ने वेस्ट एशिया पीस प्लान भी सामने रखा है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन का 5 सवाल। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम फिर से इसी तरीके के प्रश्नों को लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर होंगे। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।